नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र की आज की ये पहली ही क्लास है। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे पाश्चात्य काव्य शास्त्र को और पाश्चात्य काव्य शास्त्र हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में थे उनमें से लगभग प्रत्येक टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा। सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने बड़ी गहराई के साथ सविस्तार पढ़ा है और वो सारे टॉपिक्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट में आपको एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से जाके आप उन सारी क्लासेस को देख सकते हैं। आज जो चर्चा हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है भारतीय काव्य शास्त्र पर। आज से हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ना शुरू करेंगे और बहुत जल्दी हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र को भी ख़त्म करेंगे। आज हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ने वाले हैं काव्य के लक्षणों को। काव्य के लक्षण का सीधा सा मतलब होता है काव्य की परिभाषाएं। तो तीनों विद्वानों के अनुसार हम लोग काव्य के लक्षण पढ़ेंगे, संस्कृत आचार्यों के अनुसार, हिंदी आचार्यों के अनुसार और बाद में कुछ परिभाषाएं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भी हम लोग पढ़ेंगे कि उन लोगों ने काव्य की कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो एक ये शब्द है काव्य शास्त्र या फिर अलंकार शास्त्र, ये है क्या? तो किसी साहित्य का अध्ययन, मनन और विश्लेषण करके उसके गुण और दोष आदि का विवेचन जो है साहित्य शास्त्र का विषय है। और संस्कृत में इसके लिए अलंकार शास्त्र या फिर काव्य शास्त्र का प्रयोग किया जाता था। फिर वहीं से उठ के वो चीज़ कहाँ पे आ गई? हिंदी में आ गई। तो ये जो है काव्य शास्त्र है। अब हम लोग बात करेंगे आज के अपने टॉपिक की। टॉपिक मैंने आपको पहले बता दिया। टॉपिक क्या है? काव्य के लक्षण। आपकी परीक्षाओं में, लगभग प्रत्येक परीक्षा में कोई ना कोई काव्य के लक्षण, कोई ना कोई काव्य का प्रयोजन, आपसे कोई एक परिभाषा आपकी परीक्षा में दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है ये किस विद्वान की परिभाषा है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से जरूर आता है। तो आप बड़े धैर्य के संग क्लास पढ़ें और क्लास पढ़ते हुए आप थोड़ा ऊब सकते हैं, क्योंकि परिभाषाएं हैं, आपको चीज़ें रटनी है और परिभाषाएं भी हैं वो संस्कृत की, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन उसके लिए मैंने जो है कुछ ट्रिक्स वगैरह आपके लिए बनाई हैं, उनके माध्यम से शायद मैं थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए आसान कर पाऊँ। खैर, काव्य के लक्षण पढ़ें उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि काव्य क्या है, काव्य की परिभाषा क्या है। तो कवि के द्वारा जो कार्य संपन्न होता है, कवि के द्वारा जो कार्य संपन्न होता है उसे काव्य कहते हैं। काव्य शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ हुई? तो एक शब्द है कवि। कवि में या प्रत्यय के योग से काव्य शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है कवि का कर्म या फिर कवि का कार्य। लक्षण मैंने आपको बता ही दिया। काव्य के लक्षण से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? काव्य का स्वरूप, काव्य का अर्थ और काव्य की परिभाषाएं, ये चीजें क्या कहलाती हैं? काव्य लक्षण कहलाती हैं। काव्य लक्षण को पढ़ते हुए हम लोग उनको तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो संस्कृत विद्वानों के अनुसार, एक हिंदी आचार्यों के अनुसार और एक पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार काव्य के लक्षण। हिंदी आचार्यों के अनुसार उनको फिर हम दो भागों में बांटेंगे, एक भक्तिकालीन और रीतिकालीन आचार्यों के अनुसार और दूसरे आधुनिक कालीन आचार्यों के अनुसार कि इन लोगों ने कौन कौन सी काव्य की परिभाषाएं दी हैं, जिनमें निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। इन लोगों की परिभाषाएं भी हम लोग पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संस्कृत आचार्यों के अनुसार जो है काव्य के लक्षण। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, क्लास जो है यहाँ से आपके लिए थोड़ी सी उबाऊ हो सकती है और आप ये भी कर सकते हैं कि क्लास छोड़ के भाग जाएं। और क्योंकि संस्कृत की परिभाषाएं हैं, संस्कृत हम लोगों का विषय है नहीं, संस्कृत हम लोगों को उतनी अच्छी आती भी नहीं है। तो क्या करना है कि उसको बहुत ज़्यादा जो है, इसमें विद्वान बनने की जरूरत नहीं है कि परिभाषा हम लोगों ने देखी, फिर परिभाषा को जगह जगह से तोड़ रहे हैं, परिभाषा को रट रहे हैं, परिभाषा को पढ़ रहे हैं। इससे मकसद नहीं निकलने वाला है। पहले आप अपनी परीक्षा निकाल लीजिए, विद्वान बनने का अवसर आपके पास पूरी जिंदगी है। तो करना क्या है कि परिभाषा में से आपको एक कीवर्ड पकड़ना है, जो परिभाषा का प्रमुख शब्द है
उसको पकड़ना है और एक शब्द से पूरी परिभाषा आपको याद रखनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है परिभाषाएं याद रखनी है। कुछ ट्रिक्स जो है मैंने बनाई हैं, मैं आप अपनी ट्रिक्स जो हैं वो आप पे बिल्कुल थोप नहीं रहा। अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ ठीक है तो आप उसको याद कर सकते हैं, न लगे तो कोई बात नहीं है, आप अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं। और अगर आप पूरी परिभाषा रट सकते हैं तो मैं जो है कोई आपको इसके लिए अनुबंधित नहीं कर रहा कि नहीं नहीं आपको परिभाषा नहीं ही रटनी, परिभाषा रट सकते हैं, क्या दिक्कत। और जो छोटी परिभाषाएं हैं उनको तो आप रट ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं उनको एक शब्द से याद करनी है, छोटी परिभाषाएं रट लेनी है। तो सबसे पहले काव्य के जो लक्षण हैं वो अग्नि पुराण में मिलते हैं। एक अग्नि पुराण नाम का ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले काव्य के लक्षण यानी काव्य की परिभाषा दी गई है। तो अग्नि पुराणकारों ने क्या कहा है, तो ये उनकी परिभाषा है, माफ करें। परिभाषा ये है कि संक्षेपाद वाक्यम मिष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली काव्यम स्फुरदलंकारम गुणवदोषम वर्जितम, ये इनकी परिभाषा है। परिभाषा का जो है अर्थ अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ से अर्थ ले सकते हैं मिष्टम यानी इष्ट अर्थ को संक्षेप में, संक्षेपाद यानी संक्षेप में व्यक्त करने वाली अविच्छिन्न पदावली। अविच्छिन्न पदावली का मतलब होता है, अविच्छिन्न का मतलब एक तरीके से आप ले सकते हैं कॉन्टिन्यू, सतत पदावली। तो इष्ट अर्थ को संक्षेप में व्यक्त करने वाली जो अविच्छिन्न पदावली होती है वही क्या है, काव्य है। काव्य स्फुर दलंकारम यानी काव्य कुछ अलंकार एवं गुणों से युक्त होता है और काव्य के लिए जो दोष होते हैं वो वर्जित होते हैं। तो ये जो है अग्नि पुराणकारों के द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा है। लेकिन हमको इस पूरे के चक्कर में पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसमें से हमको याद करना है अविच्छिन्न शब्द, अविच्छिन्न पदावली। और ये अपनी ट्रिक है कि जेआरएफ की आग अविच्छिन्न बढ़ती जा रही है। याद रखना, आग से क्या हो जाएगा, अग्निपुराण हो जाएगा, आग से क्या हो जाएगा, अग्निपुराण। और अविच्छिन्न पदावली आपकी परिभाषा में है, तो इन दोनों चीजों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रिक रट लें, जेआरएफ की आग अविच्छिन्न बढ़ती जा रही है, आग अग्निपुराण और अविच्छिन्न आपकी परिभाषा में आता है। तो इस तरीके से आप ये परिभाषा याद कर सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। अग्निपुराण के बाद फाइनली जो है एक विद्वान आते हैं और उन्होंने सबसे पहले जो है काव्य की परिभाषा दी है। विद्वान का नाम है भामा, 6ठी शताब्दी जो है इनका समय था। इनकी रचना का नाम है काव्य अलंकार। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि भामा किस समय में जो ये विद्यमान थे, किस समय रचना कर रहे थे, कब इनका समय था और इनकी रचना का नाम क्या है, क्योंकि ये दोनों चीजें आपसे पूछी जाती हैं। विद्वानों को क्रम से लगाने वाले प्रश्न भी आपसे आते हैं और इनकी रचनाओं के बारे में भी प्रश्न आपसे आते हैं। ये वाली इन्होंने परिभाषा दी है। क्या कहा है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, छोटी सी परिभाषा है। आपके लिए बेहतर तो यही है कि आप परिभाषा ही रट लें, क्योंकि बड़ी छोटी परिभाषा है और आपको पहले से पता भी होगी। भामा जैसी जो है प्रमुख विद्वानों के काव्य लक्षण तो आपको पता ही होंगे। तो भामा ने क्या कहा कि शब्दार्थों सहितो काव्यम यानी शब्द अर्थ के सहित भाव यानी सहभाव क्या है, काव्य है। सहभाव को पकड़िए, भाव और भामा को मिला के आप इस परिभाषा तक पहुंच सकते हैं। अगले जो विद्वान है वो दंडी हैं। दंडी का जो समय था वो 8वीं-9वीं शताब्दी था और इनकी जो रचना थी वो थी काव्यादर्श। तो दंडी की आपको रचना याद रखनी है, काव्यादर्श, ठीक है ना। ये वाली इन्होंने परिभाषा दी है। इन्होंने कहा कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली। आपको याद कैसे रखना है, आपको ये वाला शब्द पकड़ना है। कौन वाला शब्द भैया, शरीर, ये वाला शब्द पकड़ना है और दंडी को याद रखना है। ये इसके माध्यम से परिभाषा के ट्रिक क्या है कि शरीर शारीरिक दंड सबसे बड़ा दंड है, यानी ये शरीर, ये जो है दंड, तो शारीरिक दंड सबसे बड़ा दंड है। तो अगर आपको परिभाषा की शुरुआत में शरीर मिल जाए तो आपके दिमाग में ये कौंधना चाहिए कि यार सर ने बताया था शारीरिक दंड सबसे बड़ा दंड है, तो इसका मतलब दंडी, हाँ ये दंडी की परिभाषा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आप पे ट्रिक थोपी नहीं, आप चाहें तो अपनी बना के ट्रिक याद कर सकते हैं। पसंद आई है तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। अगले जो है आचार्य वामन हैं, 8वीं शताब्दी में विद्यमान थे। रचना जो है इनकी वो है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। और भाई साहब ये परिभाषा देते हैं, क्या कहते हैं कि गुणा अलंकार कृतयो
शब्दार्थयो काव्यम शब्द विद्यते, यानी गुण और अलंकार से युक्त जो शब्दार्थ है वही क्या है, काव्य। अब ये परिभाषा है किसकी, वामन की परिभाषा है। तो वामन, वामन यानी वायु में वामन, एक जैसे मिल रहे हैं, वायु में वामन, वामन शब्द, वायु में शब्द विद्यमान रहते हैं। तो आप यहां से इनके दो शब्द पकड़िए, शब्द विद्यते, शब्द विद्यते, शब्द विद्यते, और ट्रिक ये है कि वायु में शब्द विद्यमान रहते हैं, E = mc²। तो जो हम लोग बोलते हैं वो क्या रहती है, एनर्जी जो है कभी खत्म तो होती नहीं, तो कहीं ना कहीं ये जो हम लोग बोलते हैं ये भी ऊर्जा है, तो ये भी कहीं ना कहीं विद्यमान होगी। तो यहाँ से एक ट्रिक है कि वायु में शब्द विद्यमान रहते हैं, तो शब्द विद्यते आप यहाँ से इसको पकड़ सकते हैं और वामन से वायु में शब्द विद्यमान रह सकते हैं। मन करे ट्रिक को याद कर लीजिए, बाकी कोई जोर जबरदस्ती आप पे नहीं है, आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। आनंदवर्धन साहब ने 3 परिभाषाएं दी हैं, 9वीं शताब्दी में आप विद्यमान थे, और ग्रंथ आपका जो है बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ध्वन्यालोक। ठीक है, पहली परिभाषा ये है कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, यानी शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वह काव्य है। दूसरी परिभाषा है सहृदय, हृदय हलादि शब्दार्थ में त्वमेव काव्य लक्षणम, यानी सहृदय के हृदय को आह्लादित करना, शब्द अर्थ से युक्त होना क्या है, काव्य है। तीसरी परिभाषा है कि काव्यस्यात्मा ध्वनि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, यानी काव्य की आत्मा ध्वनि है, ध्वनिवादी आचार्य थे, शब्द और अर्थ उस काव्य का शरीर है। तो देखिए ये परिभाषा तो आप याद रख लीजिए, 2 परिभाषाएं आप आराम से याद कर सकते हैं। देखिए भाई, जो सहृदय होगा उसी के हृदय में आनंद होगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक, तो अगर ध्वनि परिभाषा में आ जाए तो आप ये मान सकते हैं ये परिभाषा किसकी है, आचार्य आनंदवर्धन की है। तो ये जो है इनकी परिभाषाएं हो गई। भोजराज ने ये लंबी चौड़ी परिभाषा दी, कोई मतलब नहीं है, ये इसका अर्थ है, आप अपने स्तर से जो है पढ़ लेना। सीधी सी भैया ट्रिक है कि भोजराज ने निर्दोष गंगू तेली को सताया, तो ये निर्दोष हो गए, ये भोजराज हो गए। ट्रिक आप लोग याद रखें, भोजराज ने निर्दोष गंगू तेली को सताया। अगर परिभाषा के शुरू में निर्दोष है तो आप ये याद रखें कि भोजराज ने निर्दोष गंगू तेली को सताया। तो निर्दोष भोजराज, निर्दोष भोजराज, निर्दोष भोजराज। तो भोजराज की परिभाषा आप मत भूलिए। मैंने पहले कहा कि मैं ज्ञानी आपको नहीं बना रहा, अभी आपकी परीक्षा में आपका प्रश्न सही हो सके मैं उतना काम कर रहा हूं। समय इनका था 10वीं शताब्दी, 2 रचनाएं थी, एक सरस्वती कंठाभरण और एक श्रृंगार प्रकाश। आगे आचार्य रुद्रट कोई मतलब ही नहीं है, बहुत छोटी सी परिभाषा है, आपको याद ही होगी। ननु शब्दार्थो काव्यम, निश्चित शब्द और अर्थ से युक्त रचना क्या है, काव्य है। समय था 9वीं शताब्दी और रचना का नाम था काव्यालंकार। ठीक है भैया, तो परिभाषा इनकी तो बहुत छोटी थी, आराम से याद हो गई होगी। ननु शब्दार्थो काव्यम, और ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं। ट्रिक ये है कि रुद्र ना नहीं करते, ननु यानी यहां से 2 शब्द पकड़िए, ना ना, तो रुद्रट से पकड़िए रुद्र, रुद्र ना नहीं करते, तो ननु आ जाए मानी रुद्रट, रुद्र ना नहीं कर सकते। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। कुंतक लंबी चौड़ी परिभाषा है, ये जो है इनकी परिभाषा है और ये जो है उसका हिंदी का अर्थ दिया गया है। मुझे आपको क्या बताना है, मुझे आपको ये बताना है कि भैया इनका जो रचना थी उसका नाम था वक्रोक्त जीवितम। इनकी रचना का क्या नाम था, वक्रोक्त जीवितम। और अगर आपको परिभाषा में वक्र कहीं से मिल जाए, वक्र से आप कहाँ पहुँचेंगे, वक्रोक्त जीवितम, और वक्रोक्त जीवितम जो रचना है वो कुंतक की है, तो आप आराम से कुंतक की परिभाषा तक पहुँच जाएंगे। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वक्रोक्त जीवितम किसकी रचना है, वो कुंतक की रचना है। अगर बहुत पढ़ना चाहते हैं तो परिभाषा देख लें कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद
विहलादिकारिणी यानी कवि वक्र, वक्र यानी श्रेष्ठ प्रतिभा से उत्पन्न वह कार्य जो शब्द और अर्थ से युक्त बंधों में व्यवस्थित होता है वह काव्य है तथा वह विद्वानों को आनंद देने वाला होता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। आपको इसमें से ये शब्द पकड़ना है और ये याद रखनी है कुंतक की रचना है। आराम से आप बता पाएंगे ये परिभाषा कुंतक की है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। मम्मट की रचना है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वन वलंकृति पुनः क्वापि, यानी वह काव्य जो दोष से रहित, शब्द और अर्थ से युक्त, गुणों से रहित, कभी कभी अलंकार से भी रहित होता है, ठीक है। 11वीं शताब्दी में मम्मट विद्यमान थे। रचना का नाम था काव्य प्रकाश। आपको इस शब्द को पकड़ना है। सगुण, सगुण से आप कर लें सरगुण और अपने मस्तिष्क में एक ट्रिक बिठाएं कि काव्य शास्त्रियों में मम्मट सर्वगुण थे, मम्मट सर्वगुण थे, मम्मट सर्वगुण थे। यानी अगर आपको सगुण मिल जाए तो आप जो है मम्मट पे ट्रिक कर सकते हैं और आप जो है परिभाषा पता कर सकते हैं। वाग्भट्ट की परिभाषा आती कि साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणा अलंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्य कुर्वीत कीर्तये, यानी श्रेष्ठ काव्य गुण एवं अलंकारों से सुसज्जित होता है और रीति एवं रस से युक्त, रीति और रस से युक्त रचना काव्य है। रीति और रस से युक्त रचना क्या है? काव्य है। जो काव्य कवि की कीर्ति और ऐसा काव्य जो कवि की कीर्ति को जो है बढ़ाने वाला होता है, ठीक है, कवि की कीर्ति करने वाला होता है। तो ये जो है इनकी रचना है। आप यहां से इस शब्द को पकड़िए, रसोपेतम। इस शब्द से आप जो है वाग्भट्ट की इस रचना को याद रख सकते हैं। और वाग्भट्ट का जो ग्रंथ था 1121 से 1266 ईस्वी के मध्य ये वर्तमान थे। रचना इनकी जो थी वो थी वाग्भट्टा अलंकार, ठीक है ना। आचार्य हेमचंद्र 12वीं शताब्दी में विद्यमान थे। रचना का नाम था काव्यानुशासन। परिभाषा दी है कि अदोषो सगुणो सालंकारो चा शब्दार्थो काव्यम, यानी दोष से रहित, अदोषो दोष से रहित, अलंकार और शब्द, अलंकार सा अलंकारो च शब्दों, अलंकार और शब्द से युक्त रचना क्या है? काव्य है। दोष से रहित अलंकार और शब्दार्थों, अलंकार शब्द एवं अर्थ से रहित रचना युक्त रचना क्या है? काव्य है। ये हेमचंद्र की परिभाषा हो गई। आचार्य जयदेव ने क्या कहा है? जयदेव ने कहा है कि निर्दोषो यानी दोष रहित, लक्षणवती लाक्षणिक, सरीतिर गुणा यानी रीति से युक्त, और भूषिता सलंकार रसोनेत वृत्तिवार्क काव्य नामम यानी गुण युक्त अलंकार सहित रस युक्त वृत्ति युक्त रचना क्या है? काव्य है। तो इस तरीके से आप जो है इसको भी याद कर सकते हैं जयदेव को। अब मुझे पता लग रहा है कि आपको क्लास कठिन लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परिभाषाएं भी बहुत थोड़ी बची हैं और अच्छी अच्छी परिभाषाएं बची हैं। देखिए विश्वनाथ की कितनी अच्छी परिभाषा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य शास्त्र में मुझे सबसे सुंदर परिभाषा लगती है और बड़ी छोटी सी परिभाषा है, धूमधाम से पूछी जाती है, आप लोग भी याद रखें। समय इनका था 14वीं शताब्दी, रचना थी साहित्य दर्पण। तो बेहद इंपॉर्टेंट काव्य शास्त्री हैं। समय भी इंपॉर्टेंट है, रचना भी इनकी इंपॉर्टेंट है, परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। समय था 14वीं शताब्दी, रचना का नाम था साहित्य दर्पण, परिभाषा वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी रस से युक्त वाक्य जो है क्या है? काव्य है। पंडित जगन्नाथ ने क्या कहा कि रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है वही क्या है? काव्य है। 17वीं शताब्दी में आप विद्यमान थे और रचना का नाम क्या था? रस गंगाधर। तो याद रहेगा ना, इनके आप लोग नोट्स बनाएं, 2-3 बार क्लासेस को देखें, आराम से आपको जो है परिभाषाएं याद हो जाएंगी। तो ये जो है बात हो गई संस्कृत आचार्य थे उनके अनुसार काव्य के लक्षण। अब हिंदी आचार्यों के अनुसार जो है काव्य के लक्षण कौन कौन से हैं? जैसे तुलसीदास ने कहा कि कीरति यानी कीर्ति,
कीरत यानी कीर्ति, भनिति ये जो है संस्कृत का एक शब्द है भणिति, और उसका एक तरीके से ये तद्भव है, इसका मतलब होता है वाणी। और भूति, भूति का मतलब संपत्ति या फिर धन दौलत, इस तरीके से आप कर सकते हैं। वाणी, कीर्ति और धन, कीरत भनत भनित भूति भल सोई, सुरसरि, सुरसरि मानी गंगा, सम सब कर हित होई। मतलब जो है कीर्ति, वाणी और धन वही अच्छा है जिससे माँ गंगा की तरीके से सबका हित हो। आगे जो है आगे लिखते हुए तुलसीदास एक चौपाई भी लिखते हैं कि कीने प्राकृत जन गुण गाना। जिन लोगों ने प्राकृत जनों का गुणगान किया, शायद उन्होंने केशवदास के लिए लिखा हो कि कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लाग पछताना। तो ये जो है इनकी परिभाषा हो गई। केशवदास क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं फिर देखते हैं केशवदास क्या कहते हैं। तो केशवदास कहते हैं दो लोगों के लिए उन्होंने बात कही है, कविता के लिए कही है और वनिता के लिए कही है। कविता का मतलब कविता ही, और वनिता का मतलब क्या होता है, स्त्री। वनिता का मतलब क्या होता है, स्त्री। यद्यपि यानी यद्यपि सुजाति, ये सब उसमें गुण होने चाहिए, सुजाति, सुलक्षणी, सुवर्ण, सरस, सुव्रत, ये सब होने के बावजूद अगर वो भूषण रहित है, भूषण का मतलब स्त्री तो जो है आभूषणों से, और कविता के लिए वही भूषण क्या हो जाएंगे, अलंकार हो जाएंगे। भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्र। यानी यद्यपि कविता हो या फिर स्त्री हो, उनमें वो गुण है सुजाति, सुलक्षणी, सुवर्ण, सरस, सुव्रत, लेकिन भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्र। तो ये केशवदास की परिभाषा हो गई। तो ये दो लक्षण आपने पढ़े तुलसीदास के अनुसार और केशवदास के अनुसार। चिंतामणि क्या कहते हैं कि सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होए, मतलब अलंकार सहित और दोष रहित जो हो, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध शब्द कोय। यानी अलंकारों के सहित और दोष के रहित जो शब्दार्थ होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। ये चिंतामणि की परिभाषा हो गई। कुलपति मिश्र ने क्या कहा, कुलपति मिश्र ने कहा कि दोष रहित यानी दोष नहीं होने चाहिए, और गुण सहित, गुणों के सहित, कछुक अल्प अलंकार और थोड़े बहुत अलंकारों के साथ, शब्द अर्थ सो कवित्त है ताको करो विचार। यानी दोष से रहित, गुणों के सहित और थोड़े बहुत अलंकार जो शब्द और अर्थ के सहित होते हैं, शब्दार्थ के सहित होते हैं, जो कवित्व होता है वो क्या कहलाता है। ये परिभाषा उन्होंने जो है काव्य की दी। भिखारी दास ने कहा कि रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग, दूषण को रूपता। ये जो है भिखारी दास की परिभाषा हो गई। इन पे आप लोग एक बार नजर डाल लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी के विद्वानों के अनुसार जो काव्य के लक्षण हैं, वो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो रीतिकालीन विद्वानों के अनुसार काव्य के लक्षण पढ़ रहे थे। अब जो है आधुनिक काल के विद्वानों ने काव्य की कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक और काव्य की परिभाषा दी कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम क्या है, कविता है। बालकृष्ण भट्ट ने कहा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। सारी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक परिभाषा दी है कि मनोभाव शब्द का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या फिर गद्यात्मक। इसीलिए जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऊपर एजरा पाउंड का प्रभाव भी माना जाता है। एजरा पाउंड भी कहते थे गद्य पद्य में कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ छंद का अंतर होता है। तो ये परिभाषा उन्होंने दी है। अगली परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भावा योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बड़ी आम परिभाषा है, आपको पहले से ही पता होगी। रामचंद्र शुक्ल एक जगह और कहते हैं कि हृदय की मुक्तावस्था के लिए
किया हुआ शब्द विधान ही क्या है, काव्य है। तो रामचंद्र शुक्ल ने ये दो जो है काव्य के लक्षण बताए हैं। प्रेमचंद ने कहा है कि साहित्य जीवन की आलोचना है। वहीं पर जयशंकर प्रसाद ने कहा है काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। सुमित्रानंदन पंत साहब ने कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। डॉक्टर नगेंद्र साहब ने कहा है कि काव्य जो है आत्म अभिव्यक्ति है। वहीं पर फिर से नगेंद्र साहब ने एक और परिभाषा दी और उन्होंने बताया कि रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदों में विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है। तो ये जो है इनकी परिभाषाएं हो गई। सबसे आखिरी में हम लोग पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। जैसे ड्रैगन की परिभाषा है कि काव्य सुस्पष्ट संगीत कविता है। कार्लाइल ने कहा कि काव्य संगीत में विचार है। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उद्रेक है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एक बार शायद पूछी भी गई है। विल्सन ने कहा कि भावनाओं से रंजित बुद्धि काव्य है। जॉन मिल्टन ने कहा कि सरल प्रत्यक्ष तथा रागात्मक अभिव्यक्ति काव्य है। एडगर एलन पो ने कहा कि सौंदर्य की लयपूर्ण सृष्टि क्या है, काव्य है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा कि कविता मूल रूप से जीवन की आलोचना है। कॉलरिज ने कहा कि सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम क्या है, कविता है। हडसन ने कहा कि कविता जीवन की व्याख्या है। पीवी शैली ने कहा कि कविता सर्वाधिक सुखों और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सुखपूर्ण क्षणों का लेखा जोखा है। फिर पीवी शैली एक जगह कहती हैं कि कल्पना की अभिव्यक्ति ही कविता है। लेहंट ने कहा कि कल्पनात्मक मनोवेग का नाम कविता है। जॉनसन ने कहा कि कविता वह कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। तो ये जो है भैया आपकी क्लास कंप्लीट हुई। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। मुझे तो लगा है कि क्लास भैया आज की हो गई होगी थोड़ी बोरिंग, क्योंकि क्लास में आज हम लोगों को पढ़ना ही यही सब था। तो क्लास थोड़ी सी आपको कठिन लगी हो, लेकिन कोई बात नहीं। जो चीज़ें आपकी परीक्षा में आनी हैं उनको पढ़ना तो हम लोगों को हर हाल में पड़ेगा ही। और इसके आप लोग जो है नोट्स बना लें, और नोट्स बनाने के बाद अगर आप इसको अच्छी तरीके से एक दो बार देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से याद हो जाएगी। एक दो कमेंट्स आपके आए हैं जिनका मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। जैसे ये जो है कमेंट है शायद खुशबू का। खुशबू जी कह रही हैं कि आपने सिक्का बदल गया और राजा निर्वंशिया नहीं पढ़ाया है। तो देखिए, सिक्का बदल गया मैंने परसों पढ़ा दी है। 3 कहानियां शायद आपकी और बची हैं, राजा निर्वंशिया, परिंदे और शायद एक कोई और, इसको भी मैं जो है पढ़ा दूंगा। और एक जो है ये कमेंट आया है कि सर कालखंड जो आपने पढ़ाए हैं टीजीटी के लिए कम है क्या? सर हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बताइए सर प्लीज़ क्या स्ट्रेटजी आपने इस बार, मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है। यानी कविता जी कह रही हैं कि रणनीति जो है बताइए। देखिए भैया, रणनीति जो है मैं आपको लंबी चौड़ी बता सकता हूँ, और रणनीति पे मैं पूरी एक क्लास बना सकता हूँ 10 मिनट की, 20 मिनट की। लेकिन सीधी सी बात यह है कि मेरी रणनीति से आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, आप जो है भविष्य में टीचर बनने वाली हैं। अगर आप इतना छोटा सा काम, आपकी रणनीति, आपका टाइम टेबल पेज पे मैं लिख के दूंगा तो क्या आपकी चेतना का मतलब रहा? तो आप अपने लिए रणनीति स्वयं बनाइए कि हमको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ये सब जो है बचकानी वाले हरकतें छोड़िए, और यूट्यूब पे जो लाखों वीडियो तैर रहे हैं, ये रणनीति, ये 3 किताबों से सिलेक्शन, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कुछ नहीं। अपने आप अपनी रणनीति बनाइए, कितना मुझे पढ़ना है, कितना मुझे नहीं पढ़ना है। अच्छी किताबों से पढ़िए, गहराई से पढ़िए, कोई शॉर्टकट मत पकड़िए। जब आप सुदीर्घ रास्ते से, लंबे चौड़े रास्तों को पकड़ते हुए मंजिल तक जाते हैं तो मंजिल आपको देर से मिलती है, लेकिन वो शानदार तरीके से आपको मिलती है। शिवांगी जी ने जो है तारीफ की है, बहुत बहुत अच्छी कहानी है, इसके लिए इनका धन्यवाद। तो ये जो है कुछ प्रतिक्रियाएं थीं, अगर आप और प्रतिक्रियाएं करेंगे तो मैं इनका भी वाजिब जवाब दूंगा। तो ये थी आपकी क्लास।